नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज उत्तराखंड में दो बड़े हादसे हुए। सबसे पहले पिथौरागढ़ के गूंजी में बड़ा हादसा हुआ, जहां धारचूला गूंजी रोड पर बूंदी के पास एक लोडर गाड़ी पर चट्टान टूटकर गिरी। मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद फोर्स को मौके पर बुलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक किसी को निकाला नहीं जा सका है। कल सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। यहां लोडर गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई थी और बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे यह हादसा हुआ, जिसमें 6 से 7 लोग जो कि गाड़ी में सवार थे मलबे के नीचे दब गए। लेकिन शाम 6 बजे तक रेस्क्यू टीम पहुंची नहीं थी। जब रेस्क्यू टीम पहुंची उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई, लेकिन जल्द ही अंधेरा हो गया, जिस वजह से इन सभी लोगों को निकाला नहीं जा सका। अब रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है, कल सुबह का इंतजार है। ऐसे में बस यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं, ईश्वर करे कि वो सकुशल हो, उन्हें बचाया जा सके। इधर नैनीताल से बड़ी खबर, यहां दूसरा बड़ा हादसा हुआ आज का। सड़क हादसा, हरियाणा की एक स्कूल बस खाई में गिर गई। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। 2 शवों को अब तक निकाला जा चुका है। 12 लोग भी जख्मी हैं। घायलों में ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं। बस में टीचर के साथ स्कूली बच्चे बैठे थे। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को खाई से निकाला गया है। न्यूज 18 पर सबसे पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। बस में 32 लोगों के सवार होने की खबर है, जिसमें से 12 को जो कि घायल हैं उन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी घायलों को भर्ती करवाया गया है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ हाईवे पर हादसा हुआ। मैक्स गाड़ी के ऊपर बड़ा बोल्डर गिरा। गनीमत रही कि गाड़ी में 6 लोग जो सवार थे उनकी जान बाल बाल बची है। बोल्डर गाड़ी के आगे के हिस्से पर गिरा। अगर गाड़ी के बीच में बोल्डर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गौरीकुंड पार्किंग के सामने यह घटना हुई। चमोली से खबर, पाकिस्तान से 65 यात्री हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कपिल कुमार की अगुवाई में यह जत्था कराची से हेमकुंड पहुंचा। हिंदू यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा कमेटी का आभार जताया। पिछले 8 साल से लगातार तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। इस बार यात्रियों का यह जत्था 4 अक्टूबर को गोविंद घाट पहुंचा था। उसके बाद घांघरिया और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंचे। मीडिया पर लाइक्स और शेयर बढ़ाने के लिए बीच सड़क पर चारपाई पर लेटना 2 लड़कों को महंगा पड़ा। रील के चक्कर में पुलिस ने दोनों को ही जेल में पहुंचा दिया। गिरफ्तार किया गया इन्हें। देहरादून के रहने वाले गौरव कश्यप और अब्दुल शमी ने वीडियो बनाया, जिसमें एक शख्स देहरादून में शिमला बाईपास पर चारपाई लगाकर लेटा नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो उसने शेयर किया है। देहरादून पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पटेल नगर कोतवाली में केस दर्ज कर दोनों ही आरोपियों यानी कि चारपाई पर लेटने वाले और इस पूरी घटना का वीडियो बनाने वाले दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा, कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पिछले कुछ समय से मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नैनीताल के एक मदरसे की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो किसी को भी हैरान कर दे। यहां न सिर्फ बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, बल्कि मौलाना पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। नैनीताल के जोलीकोट में बने इस मदरसे में जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो तस्वीरों ने हैरान कर दिया। मौलाना और उसके बेटे का डर इन बच्चों में साफ दिख रहा था। 24 में से ज्यादातर बच्चे बीमारी की हालत में मिले हैं। शिकायत के बाद इस मदरसे में पहुंची टीम के सामने एक एक कर सच बाहर आता रहा तो खाने पीने और बिस्तर तक गंदे मिले। वहीं इन बच्चों को पिलाए जा रहे पानी में कीड़े तक मिले हैं। हैरान कर देने वाली इस मदरसे की इन तस्वीरों ने मौलाना और उसके बेटे की ज्यादती की पोल खोल कर रख दी। मैंने उनसे खान के लिए पूछा तो खान देते सर, मैं तो कुछ देर तक दंग रह गए थे। मैंने कमरे देखे सर, इनकी लिहाज जैसे इनकी लेटरिन बाथरूम देखी,
इनका रहन सहन देखा साहब, तो मेरा दिल टहल के रह गया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया क्योंकि मारपीट भी हो रही, सर वो भी हो रही। इस मदरसे में कुल 24 छात्र हैं। बच्चों को ऐसी संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे में फैल रही है, लेकिन फिर भी टीबी वाले बच्चों को भी एक साथ रखा गया है। 2010 से चल रहे इस मदरसे पर ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता प्रशासन की कार्रवाई से राहत में है, तो मौलाना अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है। इनमें से होंगे 1-2 बच्चे जो माँ बाप से शिकायत करा है, उसी शिकायत के ऊपर अफसरों की बात गया है, यही बात है और क्या है। बिस्तर देते हैं, ये अक्टूबर है, बिस्तर हमने नया लाया है, आप देख सकते हैं। पानी हम उबाल के पिलाते हैं। मेनली खाने का से ज़्यादा इशू ये है कि जो पानी पिलाया जा रहा है वो उसमें पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, और जो बच्चों का प्रॉपर इलाज नहीं करा गया, सारे बच्चों को जो एलर्जी हो रखी है, वो सारी चीज़ें हैं जो ये देख कर लगता है कि बच्चों को इस दशा में कोई कैसे रख सकता है। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन हैरानी ये है कि सरकार से मदद लेने वाले ऐसे मदरसों पर तब तक क्यों किसी की नजर नहीं जाती जब तक कि देर और अंधेर नहीं हो जाती। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां एसटीएफ ने नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने आरोपी हरमीत सिंह बेदी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। हरमीत बेदी को 18 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी हवाला के जरिए ठगी के रुपए विदेश भेजता था और आरोपी का टेलीग्राम चैनल दुबई से ऑपरेट होता था। देहरादून में फर्जी कागजातों के नाम पर हो रहे जमीन घोटालों की जांच के तार अब कई हत्याओं से भी जुड़ रहे हैं। इंग्लैंड से आई एक शिकायत के बाद मामला संगीन हो गया है। दून के डालनवाला थाने में इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला की शिकायत आई। एनआरआई महिला ने उनकी पैतृक संपत्ति को भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर खुर्द-बुर्द करने की शिकायत की थी। छानबीन हुई तो 3 बदमाश संजय, ओमवीर, सतीश की गिरफ्तारी हुई, जिनके सरकारी भूमि घोटाले में जेल में बंद करण पाल सिंह से संबंध है। ये पूरा गैंग राजधानी में लंबे वक्त से प्राइवेट खाली पड़ी जमीनों को कब्जे में लेकर फर्जी कागज तैयार कर बेच दिया करता था। इसी गैंग ने एनआरआई महिला की जमीन भी 3.5 करोड़ रुपए में बेची थी। जो भी इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है एसआईटी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। जैसे भी जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हरिद्वार के सती घाट पर आज 6000 लावारिस अस्थियों का विसर्जन किया गया। हर साल लावारिस मृतकों की अस्थियों को लाने वाली संस्था श्री देवोत्थान सेवा समिति की ओर से ही यह कार्यक्रम किया गया। 6000 अस्थियों को तकरीबन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा में विसर्जित कर उनके मोक्ष की कामना की गई। ये अस्थियां देश के अलग अलग शमशान से इकट्ठा की जाती हैं। हालांकि पाकिस्तान से भी कुछ हिंदुओं की अस्थियां लाई जानी थी, लेकिन वीजा न मिलने की वजह से नहीं लाई जा सकी। अपने माँ बाप और पूर्वजों के प्रति थोड़ा सा टाइम बहुत चेंज हो गया, तो ये जो हमारी जो मूल संस्कृति है उसको हम पुनर्स्थापित करने, पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी के अंदर हलचल तेज है। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी नए दावेदारों की लाइन लगी हुई है। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों में पौड़ी से तीरथ सिंह रावत और नैनीताल से अजय भट्ट पहली बार तो 3 अन्य सांसद दूसरी बार चुने गए हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव नजदीक है तो 5 सीटों पर मौजूदा सांसदों के साथ ही बीजेपी में दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। लिहाजा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी चेहरे बदलने जा रही है। अब हर सीट पर आपको दावेदार बताते हैं। टिहरी सीट पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल, बीजेवाईएम नेता नेहा जोशी दावेदारी कर रही हैं।
पौड़ी सीट पर सांसद तीरथ सिंह रावत के अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री सतपाल महाराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का नाम सुर्खियों में है। हरिद्वार सीट पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता का नाम भी चर्चाओं में। नैनीताल लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट पहली बार के सांसद हैं। इसके बाद भी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कई स्तरों पर इस सीट के लिए अपनी दावेदारी जता चुके हैं। अल्मोड़ा सीट पर सांसद अजय टमटा के अलावा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य दावेदारी जता रही हैं। तो यह है कि बीच में हमने चुनाव भी लड़ लिया है, तो जिसे बोलते हैं इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिक्स, उसमें तो हम भी हैं ही, तो हमारी दावेदारी तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि एक बहुत ज़्यादा हम वैसे वाले नहीं है कि नहीं हम खाली चुनाव ही लड़ना। हर सीट पर दावेदारों की फौज खड़ी होने से पार्टी के अंदर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तक प्रत्याशी का समन्वय का विषय है, तो कार्यकर्ता के नाते दावेदारी करना सबका अधिकार होता है, लेकिन निर्णय अंततः केंद्रीय नेतृत्व करता है। और केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार स्पष्ट किया है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम लोग सब कार्यकर्ता कमल के फूल को विजय बनाने के लिए काम करते हैं। सूत्रों की माने तो सुबोध उनियाल मुख्यमंत्री और संगठन के सामने अपनी बात भी रख चुके हैं, तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में टिहरी और हरिद्वार का भी विकल्प दे चुके हैं, जबकि रेखा आर्य लंबे समय से अल्मोड़ा लोकसभा में सक्रियता बनाए हुए हैं। वहीं नेहा जोशी भी देहरादून से दिल्ली तक अपनी बात कह चुकी हैं। दावेदारों की अब ये लिस्ट बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर मोबाइल ऐप पर मंदिरों का दर्शन कर पूजा किए जाने का हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मोबाइल ऐप से मंदिरों के दर्शन कर दान दक्षिणा देने से मोबाइल ऐप कंपनी पैसा कमाएगी, जबकि पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थलों का अपना महत्व होता है, इसलिए इस तरह के मोबाइल ऐप को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। 2 दिन पहले हरिद्वार में श्री राम मंदिर नाम की मोबाइल ऐप पर डिजिटल मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के कई मंदिरों को शामिल किया गया है। लाखों लाख उन ब्राह्मणों की आजीविका पर कुठाराघात है, साथ ही उन मंदिरों के प्रति जो आस्थावानों का लगाव है, जो वहाँ की देवत्य है, जो वहाँ की श्रद्धा और भावनाएं हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। इसका मतलब वहाँ चढ़ने वाले दान पुण्य, ब्राह्मणों की होने वाली आजीविका, इन सभी पर आपकी गलत प्रकार की निगाह है। और अगर आप ये सारे काम घर बैठे ही करते रहना चाहते हैं तो निरंतर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मंदिरों के और भगवान की मूर्तियां वगैरह विभिन्न प्रकार से दर्शाई जा रही हैं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक दशहरे में इस बार रावण परिवार के 14 पुतले बनेंगे। स्टेडियम में निर्माण कार्य के चलते पुतलों का दहन स्टेडियम में नहीं होगा। इसके लिए एसएसजे परिसर में या फिर सड़क पर ही पुतलों का दहन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर दशहरा समिति ने बैठक बुलाई और पुतलों की लंबाई कम करने के निर्देश दिए गए। पुतलों को जलाने के लिए अभी तक 2 जगहों की तलाश की गई है। पुतलों की संख्या 14 निर्धारित कर दी गई है और ये निर्धारित किया जा रहा है कि अगर पोस्ट ऑफिस के आगे जीआईसी के ऊपर पुतले जलते हैं तो 2-2 करके जलाए जाएंगे। अन्यथा वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो फिर जूलॉजी का जो ग्राउंड है स्थानीय कॉलेज में, उस जूलॉजी के ग्राउंड में इन पुतलों का दहन किया जाएगा। उत्तरकाशी कुपड़ा गांव के प्रसिद्ध शेष नागराज देवता की डोली चौथी बार गंगोत्री धाम की यात्रा पर रही। शेष नाग देवता की डोली ने जिस पड़ाव पर विश्राम किया, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान देवता की डोली ने लोगों की समस्या को बताते हुए उपाय भी बताया। आपको बता दें, कुपड़ा गांव में शेषनाग देवता के प्रति श्रद्धालुओं और गांव वालों की बड़ी आस्था है। दूर दूर से भक्त देवता के दर्शन के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, जिनका देवता निवारण करते हैं। देवता आदमी देवता जाता है हर साल, जैसा ही गंगोत्री जाता है कपाट खुलने के भी, और इस समय चौथी बार गंगोत्री यात्रा करके गंगोत्री गया और 1 नाइट गंगोत्री और 2 नाइट विश्वनाथ। अभी जब कपाट बंद होंगे तभी आएंगे महाराज, वह 5वां बार।
पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे का सभी को इंतजार है। बीजेपी कार्यकर्ता दौरे को लेकर भव्य तैयारी कर रहे हैं और लोगों को कुमाऊं के लिए खास तोहफे की आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश की यात्रा करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री गुरुवार को उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान पीएम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी समय से कुमाऊं क्षेत्र के करीब 50 मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़ने के प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी का अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जागेश्वर धाम भारत प्रसिद्ध शिव धामों में से एक है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। जागेश्वर के बाद पीएम सीमांत जिला पिथौरागढ़ जाएंगे। भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय मानचित्र पर बसा पिथौरागढ़ आध्यात्मिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कोविड काल के बाद जो भारतीय यात्री तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते थे, उस पर चीन ने रोक लगाई हुई है। पिथौरागढ़ जिले में ही आदि कैलाश की यात्रा भी होती है, जिसने पिछले 3 साल में रफ्तार पकड़ी है। पीएम मोदी के दौरे की एक खास बात ये भी है कि वो 12 अक्टूबर की रात में चंपावत जिले के अद्वैत आश्रम में रुकेंगे। 1899 में बाज के जंगल के बीच बने आश्रम, जिसको मायावती आश्रम भी कहा जाता है, इसकी अभिकल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी और यहाँ 15 दिन रुके भी थे। तो इसलिए पहाड़ों को रेल की कनेक्टिविटी जिस प्रकार से हमारे 4 धाम की रेल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ने वाली है, वो प्रधानमंत्री जी के विजनरी सोच के कारण ही मिलेगी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे से लोगों में काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री की पिथौरागढ़ शहर में एक जनसभा भी होनी है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक कद के आगे कोई टिकता नहीं है, लिहाजा पब्लिक मीटिंग से पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा और पार्टी के पक्ष में आने वाले चुनाव में माहौल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ यात्रा पर रहे और इस दौरान सीएम योगी की लोकप्रियता केदारनाथ धाम में जबरदस्त दिखी। आध्यात्म के रंग से लेकर केदारनाथ का उनका दौरा कई मायनों में खास रहा। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद बाबा केदार के द्वार आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 घंटे तक केदारपुरी में रहे। GMVN गेस्ट हाउस में थोड़ी देर रुकने के बाद सीएम योगी पैदल केदारनाथ मंदिर की ओर गए। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष से लेकर बाबा केदार के जयकारे लगाते नजर आए। सीएम योगी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो मंदिर प्रांगण में नंदी के पास भी गए, जहां नंदी का अभिषेक किया और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की। वहीं ढोल बजाने वाले लोगों को उन्होंने दान भी किया। मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। धाम और से केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग, जिस तत्परता के साथ यहाँ पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। बीजेपी कार्यकर्ता भी सीएम योगी के स्वागत के लिए मौजूद थे, जिनका कहना है कि सीएम योगी की लोकप्रियता देश भर में कितनी है, ये आज केदारनाथ धाम में साफ नजर आया।
सभी कार्यकर्ता कल से बहुत उत्साहित थे, ललायित थे उनसे मिलने के लिए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बड़ा अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ से मंदिर की, मुझे भी उनके साथ सामूहिक पूजा करने का बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा अवसर मिला कि मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज केदारनाथ धाम में देखने को मिली, जब देश भर से आए श्रद्धालुओं ने यहाँ पर जैसे ही उनको देखा जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए और आज तकरीबन 1.5 घंटे की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने यहाँ केदारनाथ में पूजा अर्चना की और थोड़ी देर वो तीर्थ पुरोहितों के साथ भी रुके, उनसे भी उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है। पहले बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन किए थे और उसके बाद केदारनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद GMBN के गेस्ट हाउस पे थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से सीधे निकल गए। लेकिन जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में भी यहाँ पर देखने को मिला। नंदी महाराज की भी उन्होंने पूजा है, फोटोज भी क्लिक उन्होंने के बीच में करवाई है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ केदारनाथ धाम से न्यूज 18 के लिए भारती सतलानी उनिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। Thank you.